अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हाफिज हेल्पर सीरीज। आज का जो सेशन है ये बेसिकली हमारा फोर्थ ईयर डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के बेसिक गाइडेंस से रिलेटेड है। और इसमें जो चीज़ हम फोर्थ ईयर डीपीटी की कवर करेंगे उसमें आपके सब्जेक्ट्स हैं और आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, आपकी जो बुक्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, और आपने फोर्थ ईयर को लेके कैसे चलना है। ये सारी चीज़ें आज हम इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। मुझे ये बता दें, आपको स्लाइड्स नज़र आ रही हैं, आवाज़ आ रही है? एक बच्चा बता दो बस। मुझे एक पर्सन बता दे आवाज़ और आपको स्लाइड्स नज़र आ रही हैं। जी आ रही हैं। चलें, ठीक ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक। आप अब माशाल्लाह रमज़ान के रोज़े रखते होंगे। इसमें सबसे पहले तो आपने अपने लिए दुआ करनी है, क्योंकि अभी आपके थर्ड ईयर के पेपर हुए हैं, उसका रिजल्ट आना है। और उसके बाद आपने मेरे लिए भी दुआ करनी है, और हाफिज हेल्पर सीरीज के लिए भी जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं, अभी कुछ के एग्ज़ाम अभी कल से स्टार्ट हैं और कुछ के हो चुके हैं। तो आपने सबके लिए सबसे पहले दुआ करनी है, और उसके बाद अपने इर्द गिर्द अपनी फैमिली वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, सबके लिए भी दुआ करनी है। तो इसमें अभी आपका फोर्थ ईयर स्टार्ट होना है सबके। तो आपने 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं अपने जो टीपीटी के हैं। उसमें आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने चीज़ों को किस तरह पढ़ना था या किस तरह नहीं पढ़ना। बेसिकली जो हमारा फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर है डीपीटी का, इसमें आपके मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपकी जो बेसिक डिग्री है फिजियोथेरेपी उससे रिलेटेड ही है। और फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर ऐसे 2 ईयर हैं जिसमें आप सीखते हैं आपने प्रैक्टिकल किस तरह करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने फोर्थ ईयर में एटलीस्ट आपने ये चीज़ सीख लेनी है कि आपने पेशेंट के साथ इंटरेक्शन कैसे करना है और उसकी इवेल्युएशन कैसे करनी है। आपकी स्टडीज़ तो हो आपने करनी ही करनी है, आपने एग्ज़ाम भी देने ही है, आपने अपने वाइवास भी देना है, आपने अपने मार्क्स भी गेन करने हैं। लेकिन फोर्थ ईयर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी जो हैंड्स ऑन है, आपकी इवेल्युएशन है, आपको वो आ जानी चाहिए एटलीस्ट। कि आप जब एक पेशेंट के सामने खड़े हों, एक क्लाइंट के सामने खड़े हों, आप उस उनसे हिस्ट्री लेकर उनकी एग्जामिनेशन उनकी आराम से कर सकें। और एग्जामिनेशन इंशाल्लाह आस्ता आस्ता बताते रहेंगे। अभी आपको उस चीज़ की समझ नहीं आनी। एग्जामिनेशन होती है कि एक पेशेंट आपके पास आया है, उसने कहा है कि मुझे शोल्डर पेन है। उसको आपने एग्जामिन करना है कि कौन सी कंडीशन हो सकती है। ठीक है। और ये जो मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ, ये आपने मेडिसिन में भी पढ़नी है जो आपका फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट है। आपने सर्जरी में भी पढ़नी है, आपका फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट है। आपने फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट 1 में भी पढ़ना है, उसमें शोल्डर एक पूरा चैप्टर है आपका, और उसमें सारी एग्जामिनेशन आपकी दी हुई है। इसके साथ आपने स्पेशल टेस्ट पढ़ने हैं, जिसकी बेस पे हम ये एग्जामिन करते हैं कि इसको क्या कंडीशन हो सकती है। आया कि इसको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, इम्पिंजमेंट सिंड्रोम हो सकता है, कोई स्लैप रीजन हो सकती है, कोई एसी जॉइंट का इशू हो सकता है, कोई मस्कुलर इशू हो सकता है, कोई आपकी नर्व का इशू हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपने इवेल्युएट करनी है। आपका जो फोर्थ ईयर है इसमें इवेल्युएशन है आपकी, आपका ट्रीटमेंट प्लान नहीं है। आपका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो आएगा फाइनल ईयर में। अभी जैसे थर्ड ईयर में आपने हिस्ट्री टेकिंग पढ़ी है, हिस्ट्री टेकिंग को आपने जस्ट एज ए इस तरह नहीं पढ़ना कि आप हॉस्पिटल में गए, आपने बस अपनी कॉपीज कंप्लीट कर ली तो हिस्ट्री टेकिंग होगी। हिस्ट्री टेकिंग का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता। हिस्ट्री टेकिंग जब एक पेशेंट आपके सामने आता है, आप जब पेशेंट को देखोगे तो आपने सब कुछ भूल जाना फर्स्ट टाइम में। आपने कहना मुझे आता था लेकिन मैं भूल गया, मैंने पेशेंट से पूछना था लेकिन मैं भूल गया, मुझे बाद में याद आया। तो ये एक प्रैक्टिस होती है जो आपने पूरी फोर्थ ईयर में करी। और ये चीज़ आपको बताना बिल्कुल लाजमी थी, क्योंकि अभी आपने कन्वर्ट होना है बेसिक सब्जेक्ट टू अप्लाइड सब्जेक्ट। अभी जो आपका फोर्थ ईयर है ये अप्लाइड सब्जेक्ट है, और आपने इसको रीजनिंग के साथ पढ़ना है, इसको रट्टे के साथ नहीं पढ़ना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका ये जो फोर्थ ईयर है इसमें ऑलमोस्ट सारे ही डायग्नोसिस आते हैं। आपके मेडिसिन में भी डायग्नोसिस आने हैं,
सर्जरी में भी डायग्नोसिस आने हैं, PT1 में भी डायग्नोसिस आने हैं। और ये एक और डायग्नोसिस वही पर्सन कर सकता है जिसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो, जिसकी क्लिनिकल असेसमेंट अच्छी हो, और जो साथ में पढ़ता भी हो। अदरवाइज डायग्नोसिस नहीं होता। और हमारे फील्ड में मोस्टली इशू भी यही होता है कि उसको डायग्नोसिस नहीं करना होता। बाकी एक्सरसाइजेज तो सभी सीख लेते हैं। कोई अनपढ़ है उसको भी कहेंगे कि ये एक्सरसाइज करा दे, वो 2 दिन आपको देखेगा, तीसरे दिन वो भी कर लेगा उससे कोई इशू नहीं होता। लेकिन आपका जो बेसिक काम है, आप डॉक्टर हो, आपको डायग्नोसिस आना चाहिए, विद रीजन आना चाहिए कि इसकी ये रीजन है तो मैंने ये डायग्नोसिस दिया। नंबर वन ये तो पढ़ने से आएगा उसके साथ साथ आपको जो हॉस्पिटल में आपकी रोटेशंस लगेंगी, आपका क्लिनिक होगा, उसमें भी आपने सीखना है। जस्ट वहां पे जाके बातें शातें करके वापस नहीं आना। ठीक है, तो अभी हम आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो स्टार्ट करते हैं। आपका जो फोर्थ ईयर है इसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं इसमें एक मेडिसिन है, सर्जरी है, फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट 1 है। इसमें आगे 2 पार्ट्स हैं। एक आपकी जो थेराप्यूटिक एक्सरसाइज की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 14 से लेकर चैप्टर नंबर 21 तक है, एंकल तक। और एक है फिजिकल रिहेबिलिटेशन बाय स्वानजी हॉल, और वो आपकी न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी है। हाफ आपका मस्कुलोस्केलेटन होता है, हाफ आपकी न्यूरोलॉजी। एक और सब्जेक्ट है आपका रेडियोलॉजी एंड इमरजेंसी, और आगे आ जाता है बायोस्टैटिक्स एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ये आपके 5 सब्जेक्ट्स होती है। इसमें जो आपके टोटल मार्क्स है वो 900 है, जैसे आपके थर्ड ईयर में थे 900। इसमें जो मेडिसन है, सर्जरी है, और फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट 1 है, ये आपके 200 नंबर के 800 मार्क्स हैं आपके। ये गलत लिखे थे आपके आपके 800 मार्क्स हैं आपके फोर्थ ईयर के। इसमें से आपके जो मेडिसन है आपका आपका वो भी 200 नंबर का है, आपका जो सर्जरी है वो भी 200 नंबर का है, आपका जो PT1 है वो भी 200 नंबर का है। मीन 200 नंबर का मतलब है कि आपका 100 नंबर का थ्योरी का पेपर होना है, और 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होना है। आगे जो बायोस्टैटिस्टिक्स है और एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ये 100 मार्क्स का है, इसका वाइवा नहीं होगा। आगे जो रेडियोलॉजी एंड इमरजेंसी है, ये भी आपका 100 मार्क्स का है, और इसका भी वाइवा नहीं होगा। इसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके आपके फोर्थ ईयर में। 3 सब्जेक्ट्स के वाइवाज होने हैं, 2 सब्जेक्ट्स के आपके जस्ट पेपर होने हैं। अभी इसमें जो मेडिसिन, सर्जरी और PT1 है इसका मैंने बता दिया। PT1 का, हाँ, मेडिसिन का जो आपका सिलेबस, आपने सिलेबस सबसे पहले उनको प्रिंट आउट निकाल लेना है, क्योंकि अगर आप पहले 3 साल सिलेबस को नहीं देखते थे लेकिन अब देखना जरूरी है, क्योंकि आपकी बुक्स ज़्यादा होंगी, आपकी रिकमेंडेड बुक्स एक कॉलेज में एक पढ़ाई जा रही होगी, दूसरे कॉलेज में दूसरी, तीसरे में तीसरी। सो आपने अपना सिलेबस अपने पास रखना है, उसको प्रिंट आउट ले लेना है। आप जो टॉपिक जिस बुक से आपको अच्छा लगेगा आपने वहाँ से पढ़ना है, और उसके ऊपर टिक कर लेना है, उसके ऊपर आगे लिख लेना है कि मैंने ये टॉपिक इस बुक से पढ़ा था, ताकि मैंने बाद में जब रिवाइज करना है तो मुझे आसानी हो जाए। ठीक है, और इसमें जो सर्जरी है इसके आगे 3 पार्ट्स हैं। एक एक आपका आ जाता है जनरल सर्जरी का, एक सिस्टेमिक सर्जरी का आ जाता है, और थर्ड पार्ट आ जाता है आपका ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स आपके लिए इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि फिजियोथेरापिस्ट जो भी है उसके लिए ऑर्थोपेडिक असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मोस्टली पेशेंट आते हैं आपके पास, तो वो मोस्टली ऑर्थोपेडिक्स ही रिलेटेड ही होते हैं। तो ऑर्थोपेडिक को आपने जस्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना, आपने आगे सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। इसके साथ अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, पिछले 2 साल से आपको सिस्टेमिक से भी क्वेश्चन आ रहा है और जनरल से भी आ रहा है ज़्यादा। लेकिन उससे पीछे चले जाएं तो मोस्टली पेपर आपका ऑर्थोपेडिक आता था, और बाद पेपर तो ऐसे भी हैं जिसमें आपके 9 के 9 SCQs ऑर्थोपेडिक्स के थे, उसमें जनरल सर्जरी और सिस्टेमिक नहीं था। लेकिन पिछले 2 साल से आपको जनरल से भी आ रहा है, सिस्टेमिक से भी आ रहा है, और ऑर्थोपेडिक से भी आ रहा है। ठीक है, और PT1 का इसमें 2 बुक्स है, मैंने आपको बता दिया। एक जो आपके पास अभी अवेलेबल होगी तो वो थेरापेटिक्स की बुक, वो चैप्टर नंबर 14, स्पाइन से लेकर एंकल तक जो चैप्टर हैं, 21 चैप्टर हैं, 22 चैप्टर हैं, वो बनते हैं। और उसके बाद एक न्यूरो PT की बुक है, उसमें से भी आपने कुछ क्वेश्चन पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना होता, तो वो भी है।
और इसमें जो PT1 है, इसमें जो मस्कुलोस्केलेटल पार्ट है इसमें से आपको 6 SCQs आते हैं, और जो आपका न्यूरो PT है उसमें से आपको 3 SCQs आते हैं। ठीक है। और MCQs की डिस्ट्रीब्यूशन वो आपकी वेरी करती है कि आपको कितने आते हैं, लेकिन जो आने चाहिए वो ये है कि 25 आपको मस्कुलोस्केलेटल पार्ट से आने चाहिए और 20 आपको न्यूरो के पार्ट से आने चाहिए। ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद आ जाते हैं बायोस्टैट एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ये दो बुक्स हैं। बायोस्टैट की अलग बुक है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की अलग बुक है। इसमें से जो बायोस्टैट का पोर्शन है, इसमें से आपको 5 या 6 SCQs आते हैं। कभी 5 आ जाते हैं, कभी 6 आ जाते हैं। इस तरह एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, इसमें से आपको कभी 3 आ जाते हैं, कभी 4 आ जाते हैं। ठीक है। और इसमें भी MCQs की इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है। आपकी बायोस्टैटिक्स, आपकी जो बायोस्टैट है इसमें 25 MCQs आएंगे, और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में से आपको 20 MCQs आएंगे। और इसका सिर्फ थ्योरी पेपर है, और इसमें से आपको डिस्टिंक्शन लेना भी आसान है अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें, और अगर आपको समझ आ जाए तो इसमें आराम से डिस्टिंक्शन आ जाती है। उसके बाद आ जाते हैं रेडियोलॉजी एंड एमरजेंसी। ये भी दो बुक्स है, इसमें रेडियोलॉजी की अलग है और एमरजेंसी की अलग है। ठीक है। आप, और ये वाहिद सब्जेक्ट है आपका 4th ईयर में जिसके सिर्फ MCQs होने हैं, SCQs नहीं होने। ऊपर वाले जो 4 सब्जेक्ट हैं आपके, उनका MCQs भी होंगे और SCQs भी होंगे। लेकिन जो आपका रेडियोलॉजी एंड इमरजेंसी का सब्जेक्ट है, इसके सिर्फ आपके MCQs ही होंगे, और 90 मार्क्स के MCQs ही होने हैं। इसमें से आपके 45 MCQs आपको आएंगे रेडियोलॉजी से, और 45 आपके आएंगे इमरजेंसी में। अभी तक क्लियर है? कोई कमेंट कर दे या बता दो। अभी तक जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो क्लियर हैं? यस सर, क्लियर। ठीक है, ठीक ठीक। अभी मैं आपको बुक्स बताता हूँ, क्योंकि अभी आपने मोस्टली कॉलेज में कल से स्टार्ट होनी है आपका जो सेशन है, तो इस वजह से मैंने कहा कि आपको नो हाउ कर दूँ 4th ईयर का। इसमें आपके 5 सब्जेक्ट बता दिए मैंने आपको। इसमें मेडिसिन है। इसमें जो आपकी रिकमेंडेड बुक्स हैं, उसमें मोहम्मद इनाम दानिश की बुक है, आपकी डेविडसन की बुक है, PJ कुमार की बुक है, और आपकी एक और बुक है जो कैपलान की बुक। आप कोई भी ले सकते हो। इसमें जो मोस्टली स्टूडेंट लेता है अपनी आसानी के लिए, वो मोहम्मद इनाम दानिश के लेता है, क्योंकि इसमें मोस्टली सारा पोर्शन इसमें मौजूद होता है। ठीक है। लेकिन जो मैं अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, जितनी आपको ज़रूरत है 4th ईयर में, या आपको चीज़ों का पता होना चाहिए, वो आपने एक मिनी डेविडसन की बुक लेनी है, और उसके बाद आपने कोई भी कप्लान की बुक ले लें, या इनाम दानिश भी आपने लेनी है तो ले लें, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने जो मेन बुक है वो मिनी डेविडसन की रखनी है। उसके बाद कुछ पोर्शन आपने एक बुक से पढ़ना है, कुछ एक बुक से पढ़ना है। अगर मैं अपना आपको बताऊं पर्सनल, तो इसमें मैंने अपने पास मिनी डिवीजन रखी थी, एक का प्लान रखी थी, और इनाम दाने से मैंने सिर्फ एक ब्लड किया था, क्योंकि जो ब्लड का पोर्शन है वो मोहम्मद इनाम दानिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और किसी बुक में नहीं लिखा हुआ। ठीक है। उसके अलावा जो डिवीजन की बुक है, इसमें CVS भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, रिमाटोलॉजी भी अच्छी लिखी हुई है, और आपकी रेस्पिरेशन भी अच्छी लिखी हुई है, आपकी रिनल भी अच्छी लिखी हुई है। उसके अलावा जो आपका एक डायबिटीज़ वाला पोर्शन आता है, वो मैंने पढ़ा था कैप्लान की बुक, वो वहाँ से अच्छा लिखा हुआ है। और जो रेस्पिरेशन वाला पोर्शन है वो भी कैप्लान की बुक से अच्छा लिखा हुआ है। सो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। आपने पहले अपने किसी दोस्त से बुक लेके देख लेनी है, उसके बाद आपने स्टार्ट करना है। ठीक है। इसमें ये चीज़। उसके बाद आ जाते हैं सर्जरी पे। सर्जरी के लिए जो मोस्टली बुक इस्तेमाल की जाती है, जो आपके लिए अनफ होगी, मैं तो यही कहूँगा, उसमें आपकी जो डोपलर सर्जरी की है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक जनरल का, एक सिस्टेमिक है। ये आप ले लें, आपका सिस्टेमिक का पोर्शन यहाँ से आराम से हो जाएगा, और जनरल का भी हो जाएगा। उसके बाद आपने लेनी है एक एक बुक लेनी है एप्लेस सिस्टम। एप्लेस की बुक लेनी है, ये ऑर्थोपेडिक की बुक है, और ये आपने सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़नी, आपने अपने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, और ताकि आपको चीज़ों का भी पता हो, और आपके एग्जाम भी अच्छे हों, ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन इससे आपका जो क्लिनिकल बैकग्राउंड है वो भी अच्छा हो जाएगा। और सर्जरी बाई एजाज एहसन,
ये आपकी रिकमेंडेड बुक है। कुछ टॉपिक्स आपकी डॉगर की बुक में अवेलेबल नहीं है, वो टॉपिक आपको इजाज हसन की बुक से मिलेंगे। ठीक है, इजाज हसन की बुक आपकी क्लास में एक दो बच्चे ले लें, वहाँ से ही फोटोकॉपी करवा लें, या कोई आप अपनी लेना चाहता तो अपनी ले लें, या पिक्चर्स ले ले, वो आपकी मर्जी। वरना डॉगर की बुक और एप्लेस ऑर्थोपेडिक बुक ये लास्ट में है बुक। उसके बाद आ जाता है PT1 की। इसमें दो बुक्स हैं, कैरोलिन किजनर की जो आपके पास अवेलेबल है अभी, और एक और बुक आपने लेनी है, फिजिकल रिहेबिलिटेशन बाई सुसान ओ सुलेमान। यही बुक है, रिकमेंडेड बुक भी है और वैसे भी। और इसी की एक शॉर्ट बुक है, शॉर्ट बुक ऑफ न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, हाफिज एल्पर सीरीज की है। पिछले साल हमने लॉन्च की थी। इसमें जो हमारी न्यूरो का पार्ट है वो शॉर्ट करके लिखा हुआ है ताकि एक स्टूडेंट को पढ़ने के लिए आसानी हो। इसके बाद आ जाता है बायोस्टैट का सब्जेक्ट एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। इसमें जो बायोस्टैट की बुक है वो मोहम्मद इब्राहिम की बुक है, इसी नाम से ही मिलती है, आपको मार्केट में इसी नाम से मिलेगी। और जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिकल एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस फिजियोथेरेपी इसी के नाम से आएगी आपके लिए। और जो टॉपिक इन दोनों में मिसिंग है वो आपको हाफिज अल्पर सीरीज की वेबसाइट से मिल जाएगी। उसके बाद जो आखिरी सब्जेक्ट है वो रेडियोलॉजी एंड एमरजेंसी है। इसमें जो रेडियोलॉजी का है इसमें कोई खास बुक यूज़ नहीं की जाती। मोस्टली जो कॉलेजेस आपके जो सीनियर्स हैं उनसे ही आपने, आपकी जो स्लाइड्स वगैरह हैं आपको देंगे, आपके टीचर्स या आपके सीनियर्स देंगे, या हम हाफिज अल्पर सीरीज की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्टली स्लाइड से ही काम चलता है। ठीक है, बाकी जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे तो ये चीज़ों की आपको समझ आती जाएगी। उसके बाद आ जाती है इमरजेंसी। इमरजेंसी की एक ही बुक है, इमरजेंसी केयर इन एथलेटिक ट्रेनिंग। इसी के MCQs आते हैं मोस्टली, और इनके हर चैप्टर के एंड पे भी दिए गए हैं, एंड से भी आते हैं पीछे से भी आते हैं। पिछले साल तक मोस्टली MCQs जो एक्सरसाइज के एंड वाले थे वही आते थे, लेकिन इस साल उन्होंने चेंज किया है, इस साल उन्होंने चैप्टर के अंदर से भी MCQ दिए। ये था बुक्स का। और ये जो बुक्स वाली आपकी पिक्चर है ये आपके व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में भी शेयर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा देखना। और ये उसमें भी शेयर कर दूंगा मैं ताकि आपके पास सेव रहे। मेरी तरफ से यही था। आपने कोई एक चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, में से कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा हो तो वो पूछ सकता है, अपने माइक ऑन कर ले, मैसेज में लिख दे, जैसे भी। वो सर सर्जरी की तो आपने बता दी, वो सर्जरी की एक और बुक भी होती है बेली एंड लव, काफी बड़ी, वो तो नहीं हमें लेनी पड़ती? तो वो अगर आपको शौक है तो ले ले, वरना जरूरत नहीं है आप, क्योंकि हमने सर्जरी के प्रोसीजर नहीं करने, सही, उसकी ठीक है। जरूरत और उसकी जरूरत मैंने नहीं है। उसमें से ना सही एक सही एक ठीक। आधा क्वेश्चन है वो इंसिजन वाला है, वो आपको इंटरनेट पे भी आपको पिक्चर्स मिल जाएगी, वो कोई ज़रूरत नहीं। इंसिजन वाला और एक और क्वेश्चन है वो आपको इन सारी बुक से नहीं मिलेगा, वो विलियन लैब से मिलेगा, लेकिन वो वाली पिक्चर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ठीक है। और वो मैं पुराना सेशन भी देख रहा था तो उसमें ये रेडियोलॉजी की ABC रेडियोलॉजी भी कह रहे थे कि वो भी लेनी लेनी चाहिए, AVI सीरीज की। हाँ हाँ, वो ले सकते हो, ले सकते हैं। ये वो बुक्स बताई हैं जो रिकमेंडेड है, बाकी तो मार्केट में और भी अवेलेबल हैं चीज़ें। इसमें क्योंकि हर साल थोड़े से अमेंडमेंट होती है, और पिछला जो एक्सपीरियंस होता है उस बेस पे फिर हर साल हम न्यू चीज़ बताते हैं ताकि स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिट हो, तो इस वजह से वो चीज़ कराई। जी अहमद, क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है, ठीक। किसी और ने कोई चीज़ पूछनी हो? किसी और ने कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ सकता है। चलें, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है, अपने लिए भी दुआ करनी है और हमारे लिए भी दुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।